अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैसूस के साथ हाज़िर खिदमत है। बहुत से इश्यूज़ पे गुफ्तगू करना होती है और चूँकि बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है तो आप तक हालात और वाक़यात बताना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत पाकिस्तान का या यूँ कह दें मौजूदा गवर्नमेंट का आर्टिकल 63 की तशरीह के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला। इससे पहले आपने रेफरेंस कई देखे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से आर्टिकल 186 के तहत पेंडिंग है। फिर आपने इलेक्शन में रिगिंग के कॉन्टेक्स्ट में सारे मामले देखे। वो एक अलग बात है कि उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने भी साइड पर रख दिया। ये यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन से पहले जो हम बहुत देख रहे थे, लूट मार और हॉर्स ट्रेडिंग, ये सारा कुछ हम देख रहे थे। वो आर्टिकल 186 के तहत ही वो फ़ैसला आया था। अब आर्टिकल 186 है क्या? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है और किसी भी वक्त सदर पाकिस्तान के एक राय लेना चाहती हैं सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन ऑफ लॉ और जो समझते हैं पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, और वो ये सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको कंसिडर करेगी और अपनी रिपोर्ट और अपना जो राय है, जो सवाल पेश किया जाएगा, वो सदर को भेज देंगे। आर्टिकल 63 भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा आपके, वो डिफेक्शन की बात है और मैं बार बार इस बात को लेकर चलता हूँ और आपको मैं बार बार ये चीज़ बताता हूँ। कई स्पेसेस में मैं गया हूँ कि आर्टिकल 63A जो है ये छांगा मांगा की सियासत के बाद आया। आजकल सिंध हाउस की बासगश्त आपके सामने मौजूद है। छांगा मांगा में ये सारा जो कुछ हुआ तो मिसाक़ जमहूरियत के बाद आर्टिकल 63A का मकसद था कि यहाँ फ्लोर क्रॉसिंग रोकनी है। अगर फिर भी आप करें तो फिर आप पर डिफेक्शन का कानून इतलाक होगा। अब यहाँ बड़े ज़बरदस्त कुछ लोग कहते हैं कि जनाब डिफेक्शन से रोक नहीं सकते। अच्छा, कैसे रोक नहीं सकते? मैंने उसकी एक वजह बताई कि आप इलेक्शन लड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट के ऊपर मेंबर बने। आपने एक मुआहिदा कॉन्ट्रैक्ट है, वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने दस्तखत किया, और वो कॉन्ट्रैक्ट में एक ये राय भी है कि आप अपनी पार्टी सदर की हदायत पर अमल दरामद करेंगे, और वो इस आर्टिकल 63A के साथ मिलाकर पढ़ें तो आप डिफेक्शन कर नहीं सकते। आप एतमाद का वोट कहें तो आप देंगे, अदद एतमाद का वोट कहेंगे तो देंगे। बजट पास होगा तो बजट में जैसे हुकूमत चाहेगी, पार्लियामेंट लीडर चाहेगा, उसके मुताबिक फैसला होगा। ये समझना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और ये बार बार कहता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये मुआहिदा है। अगर आपका ज़मीर जाग गया ना, ज़मीर आपका अगर जाग गया है तो वो कितनी दफ़ा जाएगा पहले? तो अगर ज़मीर जाग गया है तो उसका क्या करना होगा? आपको इस्तीफ़ा देना। अब चूँकि पार्टी की अमानत है, इस्तीफ़ा देकर दोबारा लड़ लें इलेक्शन। ये कौन सा मुश्किल काम है? ज़मीर जागा है ना आपका तो अच्छा है, फिर आप उस पार्टी को छोड़ के जिस पार्टी में जाना चाहते हैं आप चले जाएं। आपको रोका तो किसी ने नहीं। और ये पार्टी लीडर और जो है ना, ये लफ्ज़ ये समझना बड़ा ज़रूरी है, और कुछ लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। वो पार्टी हेड के तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और जो है ना जी पार्लियामेंट्री पार्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी, और लेकिन बेसिकली बुनियादी तौर पर पार्टी हेड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और इस्तीफ़ा दे के दूसरे में ज्वाइन कर जाएं। अगर आज आपकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी जाए, तो आप मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं रहेंगे। इसलिए मैंने इसमें तजावीज़ दी थी आर्टिकल 63A के हवाले से, रूल्स ऑफ जो है ना नेशनल असेंबली के रूल्स हैं, उसमें तरामीम करके अगर आप डिफेक्शन का डाउट हो जाता है
और वो बढ़ाओ को मुश्किल काम नहीं है, उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पार्टी लीडर बिठा सकता है, उसके पास इख्तियार है कि इंक्वायरी करे कि क्या वाकई ये कोई पैसे ले दे के कर रहा है या अपने ज़मीर के मुताबिक कर सकता है। तो उस पर एक रिपोर्ट आए और रिपोर्ट की बुनियाद पर आपको मेंबर पार्टी से फारग कर दिया जाए, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से देखेंगे। और दूसरा नेशनल असेंबली के रूल्स में आएगा कि पार्टी लीडर को इख्तियार दिया ना, तो पार्टी लीडर एक मैकेनिज्म ऐसा तय कर सकता है। और अब तो आपके सामने आ चुका हुआ है कि सिंध हाउस में क्या हो रहा है, गवर्नर आज लग सकता है नहीं लग सकता, इस पे प्रोग्राम सुबह देखिएगा, मैं बड़ी तफसीली इस पर गुफ्तगू करूँगा। आइन को सामने रखते हुए आर्टिकल 234 को सामने रख, अभी इस वक्त हमारा जो नुक्ता नज़र या जो हम गुफ्तगू ज़ेर हासिल जो गुफ्तगू हम करना चाहते हैं वो अदम एतमाद के हवाले से है। और उसमें मैंने आपको बता दिया कि रूल्स ऑफ जो नेशनल असेंबली के रूल्स हैं उसमें ये तरमीम कर दें, पार्टी मेंबरशिप भी सस्पेंड हो जाएगी और स्पीकर आपको वोट ही कास्ट नहीं करने देगा। जब आपकी पार्टी मेंबरशिप सस्पेंड हो जाएगी तो आप वोट नहीं कास्ट करते, और फिर उसके बावजूद अगर वोट कास्ट करती हैं फिर डिफेक्शन का इतलाक होगा। डिफेक्शन फिर समझना है, ये फ्लोर क्रॉसिंग है, ये एक कमरा है पूरा नेशनल असेंबली का, इधर हुकूमती जिम बैठे हुए हैं, इधर अपोजिशन बैठे हैं। अगर तहरीक अदमात पोस्ट पूरी किया तो उन्हें यहाँ बंदे पूरे करना है, और इधर से बंदा चल के उधर चला जाएगा तो फ्लोर क्रॉस हो गया। तो फ्लोर क्रॉस करने से पहले रोकने के वाले से मैं बता चुका हूँ, फौजदारी मुकदमे एक अलहदा बात है, हॉर्स ट्रेडिंग, पैसा 1 महीने का रिकॉर्ड मैंने कह दिया, टेलीफोन का CDR निकालने, सब कुछ सामने आएगा। ये जो ज़मीर इनके जागे हुए ना वो सो जाएंगे आपके सामने। मुझे जो तहरीक अदम एतमाद में बड़े मामलात नज़र आ रहे हैं। किसी और ने हमसे पूछा तो मैंने कहा जी आइन के आर्टिकल 54 के तहत मैंडेटरी नहीं है, 14 दिन के अंदर इजलास स्पीकर की मर्ज़ी है, मेरा स्पीकर मेरी मर्ज़ी या मेरा स्पीकर मेरा फ़ैसला, जो भी आप कहना चाहें, ये उसके पास इख्तियार है, ये मेरे और आपके पास इख्तियार नहीं है, किसी के पास नहीं है। और आर्टिकल 95 में भी जो लिखा हुआ है 3 से 7 दिनों के अंदर करारदाद पास होनी है। अब 3 से 7 दिन अगर आप नहीं करते तो, और मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर आपके सामने रख देता हूँ, और वो समझना आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। यानी जो है ना जी, देखें ना जी, अपना सॉरी आर्टिकल 254, फेलियर टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट एज टू टाइम डज नॉट रेंडर एन एक्ट इनवैलिड। आर्टिकल 254 के तहत अगर आप वक्त के पे नहीं काम करते तो इलीगल नहीं हो जाएगा। तो इसलिए ये कहना कि फौरी तौर पर, और टाइमिंग जो कि सेट की है, मार्च तकरीबन गुजरने वाला है, मार्च अगर ये गुजर गया तो अप्रैल आ गया, अप्रैल भी अगर गुजर गया तो मई में चांस है बजट आ जाएगा, तो मई का बजट जो है वो मई और जून में जाएगा। फिर यह मामला आप लोगों के सामने इख्तिताम पजीर या अपनी तबई मौत मरने के करीब होगा। इस तरह की तहरीकी अदम एतमाद की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है ना, नज़र आ रहा है ना क्या है। आए घरों में बैठे आप अपने घरों में बैठे हैं, आप सिंध हाउस में क्यों बैठे हुए हैं, और स्टेट विद इन स्टेट क्यों बनाई हुई है, ये वो सवालत है जिसका जवाब आपके चाहिए। तो तहरीक अदम एतमाद बज़ाहिर जो है वो मुश्किल नज़र आती है मुझे। आगे चलते हैं, अगला केस इसके साथ बहुत जुड़ा हुआ है, और वो गवर्नर राज के हवाले से बातें की हैं। इसमें गवर्नर राज की कानूनी और आईनी पोजीशन बाद में बात करेंगे, लेकिन 2 प्रेस रिलीज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। एक पाकिस्तान बार काउंसिल है, और कहा ये चला रहा है पाकिस्तान बार काउंसिल, भाई 3 मेंबर्स हैं, उन्होंने कहा है गवर्नर राज के मुताल्लिक इंतशार फैलाने का ख़दशा कहा है, गवर्नर राज से जमहूरी अमल को नुकसान होगा, इस तरह का गैर जमहूरी इक़दाम रोकने के लिए अवाम और वकला बरादरी हर हद तक जाएगी। ये पता नहीं कौन सी हद तक बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान बार काउंसिल की प्रेस रिलीज नहीं है, 3 मेंबर ने जारी की। इस तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सेक्रेटरी ने दस्तखत करके जारी कर दी। प्रेसिडेंट ने कुछ डिमांडें की हैं, प्रेसिडेंट का सियासी जमात से किसी से ताल्लुक़ है तो उसकी भी कोई हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार के भी एग्जेक्टिव मेंबर हैं 22, उन्होंने बैठकर ये फैसला करना है। और वो कहें यहाँ एग्जेक्टिव मेंबर से राय लिए बगैर ही पटिशनें भी दायर हो रही हैं जो कुछ भी हो रहा है, ये बहरहाल बार काउंसिल्स की राय नहीं है। ठीक है जी, और आगे हम आपको बताते चले तो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। मुस्लिम लीग नून ने जो है ना अपना लॉन्ग मार्च के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है, और कह रही हैं जी पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मंजूरी से शेड्यूल जारी किया जाएगा। अब ये सबूत आप लोगों के सामने आ गए। कोई भी इलेक्शन कमीशन में शिकायत दे दे कि अपना नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक़ नहीं है सियासी जमात से, अब ये उससे अगर राय मांगते फिर रहे हैं तो ये गैर कानूनी अमल है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम नहीं है। एक बात जिक्र ज़रूर करना है,
अपोजिशन जो है ना बौखला गई है। अब वो देख रही है स्पीकर नेशनल असम्बली से मुलाकात हुई, मिनते तरले करके ये लगा दें स्पीकर का क्या इख्तियार है, ये तो आपके सेक्रेटरी कौमी असम्बली से मुलाकात करके, अब स्पीकर जब आएगा तब की बातें देंगी, तब देखेंगे, तब फैसला करेंगे। दो इशू और हैं, एक तो जनाब वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन वाला मामला जो है, लेकिन पहले डी चौक के हवाले से जो बातें हैं, सियासी जमातों के जलसे रोकने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई, जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास हुई। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डीसी और आईजी को फरीक बनाया गया है। अदालत फ्रीकैन को रेड जोन और डी चौक की सड़कें ब्लॉक करने से रोक दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सियासी जमातों को परेड ग्राउंड में एहतजाज और जलसों की इजाज़त दे रखी है। लाहौर हाई कोर्ट में मैंने ही किया था, रेड जोन है लेकिन जलसे जुलूस फिर हो रहे हैं, कोई नहीं रोक सका। रेड जोन में किसी किस्म का एहतजाज नहीं किया जा सकता। डी चौक पर एहतजाज से वकला सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। डी चौक में भी रेड जोन वाक़या है और बंद होने से जो है ना जस्टिस सिस्टम मुतासर होगा और रेड जोन पर जो है ना अदालत पाबंदी अदायत करे। ठीक है जी। और ये साथ उन्होंने कहा अदालत की जजमेंट पर अमल दरामद का वक्त आ गया। अदालत ने दरख्वास्त पे अपना दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के हवाले से फ़ैसला महफूज किया है और जिस पर प्रोग्राम देख रहे हैं उस वक्त तक तो अभी आ नहीं सका फ़ैसला। डी चौक और जेड जोन में सियासी जमातों के जलसा रोकने के लिए दरख्वास्त की समाअत है। अदालत इस पर बरहम हुई है कि सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को क्यों फरीक बनाया है। मैं तो रजिस्ट्रार ऑफिस को बुला लेता हूँ, उन्होंने दरख्वास्त कैसे एतराज़ के बगैर समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अदालत की इजाज़त पर सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को फरीकैन के नाम से पटिशन ने निकाल दिया। जलसा जुलूस के जो मामलात हैं ये ज़िले इंतज़ामिया ना देखें, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर सबका है। हाई कोर्ट को जजमेंट के बाद परेड ग्राउंड में जलसा कराया जाए। अपोजिशन और हुकूमत ने जलसा करने के लिए परेड ग्राउंड में जलसा करने का फ़ैसला किया हुआ है। ज़िला इंतज़ामिया कैसे हुकूमत को जलसा करने से रोक सकती है। ज़िला इंतज़ामिया बिल्कुल रोकती है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ये रिमार्क से। प्रोग्राम ज़्यादा लंबा ना हो जाए, लेकिन मैं मना किया हुआ, मैंने गुजारिश भी की हुई है, लेकिन अब ये बात करते बड़ा अहम इशू है। सदर अपने वज़ीर आज़म इमरान खान और असद उमर की इलेक्शन कमीशन के नोटिस के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने बड़ा ज़बरदस्त रिमार्क दिए कि आप लोग इलेक्शन कमीशन से क्यों रुजू नहीं करते। आप लोगों ने भी तो एक ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगाई हुई है और वकला पेश हुए। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तबीयत नासाज थी तो कॉज लिस्ट मनसूख हो गई और मामला जो है ये बेंच नंबर 2 में भिजवा दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान और जो वफाकी वज़ीर हैं, मैं इस दरख्वास्त को दायर करने पे ख़िलाफ़ हूँ। ये मौका नहीं था इस दरख्वास्त को इस तरह दायर करना और वज़ीर आज़म को मामले में रखना। और इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज़ और उम्मीदवारों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। सियासी जमातों के उम्मीदवार को इस कोड ऑफ कंडक्ट की पासदारी करनी चाहिए। एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। ये जुर्माना सिर्फ एक्ट और रूल्स की खिलाफ वर्जी पर किया जा सकता है। ठीक है ना जी। 19 फरवरी को एक्ट में तरमीम की, ये जो उन्होंने कहा है ऑर्डिनेंस के ज़रिए। इलेक्शन कमीशन ने एक मीटिंग में 10 मार्च को ऑर्डर जारी किया। वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अरकान पार्लियामेंट को इंतखाबी मुहिम में शिरकत की इजाज़त होगी लेकिन पब्लिक ऑफिस होल्डर को नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क्स दिए कि आइन का आर्टिकल 218 जो मैं 3 की बात आपके सामने पहले करता हूँ, इलेक्शन कमीशन को शफाफ इलेक्शन कराने का इख्तियार देता है। क्या ऑर्डिनेंस से तरमीम करके मैंडेट दिया है जिसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ख़त्म नहीं कर सकते? क्या कोई इख्तियार जो है ना कानून बनाकर ख़त्म किया जा सकता है? ये अदालत के मुख्तलिफ सवाल थे जो पूछे उन्होंने। नोटिस चैलेंज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन क्यों रुजू नहीं कर रहे? जो काम पार्लियामेंट के करने वाले हैं वो काम ऑर्डिनेंस के ज़रिए हो रहे हैं। जो वकील थे उन्होंने बताया कि ये नोटिस उम्मीदवार या सियासी जमात को जारी हो सकता है, अफराद को नहीं। इमरान खान को भी नोटिस जारी हुआ है, वो शायद फाइल में लगाने से रह गया। इसके पास ये नोटिस जारी करने का दायरा इख्तियार ही नहीं था। और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आपने अपने तौर पर इस बात का तयन नहीं करना कि क्या सही और गलत है। आप 14 मार्च को इलेक्शन में पेश हो जाना चाहिए था। हो सकता है कि आपकी बात दुरुस्त हो मगर आपको भी तो अपनी नेक नीति पर पेश करनी चाहिए। और जस्टिस आमिर ने मज़ीद कहा है कि इलेक्शन कमीशन आइनी बॉडी है, आपका अपना कंडक्ट भी दुरुस्त नहीं था। इलेक्शन कमीशन में कम अज़ कम बज़रिया वकील पेश हो जाते और मज़ीद कार्रवाई से जो उन्होंने कहा ये रोकना चाहिए। और उन्होंने कहा हम हाईकोर्ट का हुक्म नहीं रोकेंगे, हम हुक्म में इतना ही दे देंगे। ये अदालत के सामने मामले रखे हैं।
उस केस की समाअत 28 मार्च तक अदालत ने मुलतवी कर दी है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बहुत जल्दबाजी में उजलत में यह मामला लेकर गए कि और भी जा सकता था, और भी वफाकी वज़ीर थे। वज़ीर आज़म को ख़ास तौर पर अदालत में क्यों लगाया गया, कौन सी कंस्पिरेसी है, कहाँ वज़ीर आज़म के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। और कोशिश हमारी यही है कि हम एक ऐसा निज़ाम ला सकें जिसमें हर एक की सुनी जा सके। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।